आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI और उसके ऊपर चलाई गई AMRAAM मिसाइल्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि Su-30 MKI ने अपना बचाव इन AMRAAM मिसाइल से कैसे किया और इन फाइटर जेट्स ने AMRAAM चलाने वाले F-16s को अपनी R-77 क्यों नहीं मारी। इस चीज़ को डिटेल में समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आप समझें उस दिन दूसरी तरफ से पैकेज में कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे और कितने एयरक्राफ्ट थे। उसके अलावा ये भी समझना ज़रूरी है कि इन एयरक्राफ्ट के मिशंस क्या थे जो भारतीय वायुसेना के विमानों को विफल करने थे। इस पैकेज में नॉर्थ की तरफ 4 JF-17 थंडर का एक पैकेज था जो कि एक तरीके से डिसेप्शन का काम कर रहा था। इसी के साथ एक ग्राउंड अटैक रोल में मिराज 3 और मिराज 5 का एक छोटा सा फॉर्मेशन था जिसमें 4 एयरक्राफ्ट थे। बीच में 4 F-16 का एक स्ट्राइक पैकेज था जिनको बैकअप दे रहा था 4 JF-17 थंडर का एक फॉर्मेशन। इस JF-17 थंडर के फॉर्मेशन के साथ साथ 4 और F-16 का एक फॉर्मेशन था। इन F-16 का काम था एम्बुश करना और इनका इकलौता मोटो था कि भारतीय वायुसेना का एक Su-30 MKI मार के एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री पाकिस्तान को दिलाना। इनके अलावा एक और छोटा फॉर्मेशन था जिसमें मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट थे। ये फॉर्मेशन भी 4 एयरक्राफ्ट का था और इस कंप्लीट पैकेज को एक साब एराई एयरक्राफ्ट जो कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है जैसे कि DRDO नेत्रा, वो पीछे से पूरा मिशन कोऑर्डिनेट कर रहा था। अगर बात की जाए भारत के एयरक्राफ्ट की तो एक्सट्रीम नॉर्थ में भारत के 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे और एक्सट्रीम साउथ में 2 Su-30 MKI कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। इस इलाके में भारत के 2 हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। पहला इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो राजौरी के पास में है, वहीं दूसरा हाई वैल्यू टारगेट था श्रीनगर के पास में फ्यूल और एमिनेशन डिपो। 2 मिराज 2000 और 2 सुखोई 30 MKI के अलावा इस इलाके में 2 MiG-21 बाइसन भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे जिससे टोटल होता है 6 एयरक्राफ्ट। श्रीनगर एयरबेस पर 2 MiG-21 बाइसन स्टैंड बाई पे थे और जैसे ही पाकिस्तान का पैकेज भारत की तरफ बढ़ने लगा इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को स्क्रैम्बल कर दिया गया। इनमें से एक एयरक्राफ्ट था विंग कमांडर अभिनंदन का। साउथ की डायरेक्शन में जो 2 Su-30 MKI थे इनका काम था इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को बचाना और ये इंश्योर करना कि पाकिस्तान का पैकेज इनके आसपास भी ना फटके। जहां एवेंजर 2 एयरक्राफ्ट एक्सट्रीम साउथ में था और ये इंश्योर कर रहा था कि मिराज 3 और मिराज 5 का जो फॉर्मेशन है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर स्टैंड ऑफ रेंज से बॉम्ब्स ना मार सके। वहीं दूसरी ओर एवेंजर 1 एयरक्राफ्ट ये इंश्योर कर रहा था कि F-16 का जो फॉर्मेशन है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट ना कर सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो F-16 थे उनके पीछे बैकअप में JF-17 थंडर्स भी थे और ये F-16 चाहते थे कि ये Su-30 MKI उनको चेज करे ताकि इस बीच में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करने का मौका दूसरे एयरक्राफ्ट्स को मिले। इस कोशिश में इन F-16s ने काफ़ी दूर से इस Su-30 MKI के ऊपर AMRAAM मारना शुरू कर दिया, लेकिन Su-30 MKI ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी क्योंकि उसका टारगेट था ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बचाना। F-16 इस Su-30 MKI के पास नहीं आ रहे थे और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी दूर से AMRAAM चला रहे थे। जहां Su-30 MKI अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसका मिशन यहां पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बचाना था। वहीं पाकिस्तानी साइड की डेस्परेशन इसी बात से देखी जा सकती है कि उनके पैकेज में 6 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद वो इस एयरक्राफ्ट के पास नहीं आए और काफ़ी दूर से वाइल्ड शॉट लेते रहे। वहीं Su-30 MKI ने अपनी मिसाइल्स नहीं फायर की क्योंकि वो वेट करते रहे कि कब पाकिस्तानी F-16 करीब आएंगे। आइए समझते हैं AMRAAM मिसाइल को और देखते हैं ये कैसे काम करती है। इस मिसाइल में डुअल पल्स मोटर होता है और ये मिसाइल 4 माक की स्पीड से चल सकती है। 4 माक का मतलब है ध्वनि की गति से तकरीबन 4 गुना तेज। अगर इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाए तो तकरीबन 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो समझ में आता है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल सकती है।
इस मिसाइल में शुरुआत में एक बूस्ट फेज होता है जिसके दौरान इसका रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है और इसको 4 माक की स्पीड तक लेकर जाता है। एक बार जब ये मिसाइल 4 माक की स्पीड तक पहुंच जाती है उसके बाद एक सस्टेनर मोटर ऑन हो जाता है जो बीच बीच में जैसे ही इस मिसाइल की स्पीड कम होने लगती है थ्रस्ट जनरेट करके इसकी स्पीड को मेंटेन रखता है। पब्लिक डोमेन में जो डेटा मौजूद है उसके हिसाब से तकरीबन 15 सेकेंड ये मिसाइल इस फेज में रहती है। अगर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिसाइल 25 सेकेंड के लिए अपनी रॉकेट मोटर्स को चलाती है और उसके बाद ये मिसाइल केवल मोमेंटम के भरोसे जाती है। 25 सेकेंड के बाद में ये मिसाइल धीरे धीरे अपनी स्पीड खोती रहती है और उसके बाद ये गिर जाती है। इस कैलकुलेशन में हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है और इस अपर लिमिट के हिसाब से इस मिसाइल का नो एस्केप जोन यानी कि जिस इलाके में एयरक्राफ्ट का बचना मुश्किल होता है वो 35 किलोमीटर आता है। इस 35 किलोमीटर के बाद में ये मिसाइल अपना पूरा फ्यूल जला चुकी होती है और ये अब केवल मोमेंटम के भरोसे होती है। हालांकि अभी भी इस मिसाइल की स्पीड 2 माक के आसपास होती है और अगर ये एयरक्राफ्ट हाई जी मनूवर करते हुए शाफ्ट्स को छोड़े तो ये एयरक्राफ्ट बड़ी ही आसानी से बच के निकल सकता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से 65 किलोमीटर के आसपास की रेंज थ्रेट जोन है और उसके बाद की जो रेंज है उसमें इस मिसाइल के लिए एक Su-30 MKI जैसे हाईली मनूवरेबल एयरक्राफ्ट को टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो फोटोग्राफ्स पब्लिक डोमेन में आई थी उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एयरक्राफ्ट एक दूसरे से 60 से 70 किलोमीटर दूर थे। AIM-120 AMRAAM में इस मिसाइल का एक एक्टिव सीकर होता है। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्टिव सीकर एक छोटा सा रेडार होता है। शुरुआत में जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो इसमें इनर्शियल गाइडेंस का प्रयोग किया जाता है। इनर्शियल गाइडेंस एक लेज़र जायरोस्कोप की मदद से काम करता है और जब इस मिसाइल को छोड़ा जाता है तो ये अपने टारगेट की ओर चल देती है। बीच बीच में इनर्शियल गाइडेंस इसकी ट्रेजेक्टरी को टारगेट की तरफ मोड़ता रहता है जिससे यह मिसाइल टारगेट के करीब पहुंच जाती है। एक बार ये मिसाइल जब टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच जाती है तब ये मिसाइल अपना सीकर ऑन करती है यानी कि अपना रेडार और टारगेट एयरक्राफ्ट के ऊपर ये सीकर लॉक हो जाता है। AMRAAM मिसाइल्स में एक ऐसा फंक्शन है जिसके कारण इन मिसाइल्स को जैम नहीं किया जा सकता। जब इन मिसाइल्स को जैम करने की कोशिश की जाती है तो ये मिसाइल टारगेट को छोड़ के जैमर के ऊपर लॉक हो जाती हैं। अगर केवल AMRAAM वर्सेस Su-30 MKI की बात की जाए तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की किल प्रोबेबिलिटी आमतौर पर काफ़ी कम होती है। एयर पावर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से AMRAAM की किल प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास है। वहीं दूसरी ओर Su-30 MKI एक हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है और जब यह एयरक्राफ्ट AMRAAM के नो एस्केप जोन से बाहर है तब इस एयरक्राफ्ट को मारना AMRAAM के लिए काफ़ी मुश्किल है। इन सारी कैलकुलेशन में हम लोगों ने एयर स्पीड, एल्टीट्यूड और दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया है और ये AMRAAM का बेस्ट केस सिनेरियो है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।